दोस्तों क्या होगा अगर पृथ्वी लाइट स्पीड से रोटेट करने लग जाए तो इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से कर लेना। तो सबसे पहले तो दोस्तों लाइट स्पीड पे रोटेशन करना फिजिकली इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, परंतु हम मान रहे हैं कि ऐसा हो जाता है तो क्या होगा कि मास इनफाइनाइटली इंक्रीज हो जाएगा और इनफाइनाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि एनर्जी क्यों चाहिए। तो देखते हैं आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड के करीब पहुंचने लगता है तो उसकी मास इंक्रीज होने लगती है। स्पीड बढ़ाने के लिए ज़्यादा और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ये तो सिंपल है कि जब मास बढ़ेगा तो उसको रोटेट कराने के लिए और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसे फॉर्मूले से समझते हैं तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी इक्वल्स मास टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर्ड। इससे हम ये समझ आता है कि मास और एनर्जी इंटरचेंजेबल हैं। जब ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड के नज़दीक होता है उसकी इफेक्टिव मास इन्फिनिटी के करीब बढ़ने लगती है। तो सिंपल वर्ड में लाइट स्पीड को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्ट की मास इनफाइनाइट हो जाती है। इनफाइनाइट मास को एक्सेलरेट करने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए होती है। अब आप समझ गए होंगे कि इनफाइनाइट एनर्जी क्यों चाहिए, और हमारे पास इतने एनर्जी सोर्स नहीं हैं जो इनफाइनाइट एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। इस वजह से लाइट स्पीड पर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना फिजिकली इम्पॉसिबल होता है। अब मान लो कि अर्थ उतनी स्पीड पर घूमने भी लग गई तो क्या होगा। तो इतनी हाई स्पीड से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ को टीयर अपार्ट कर देगी। सरफेस के सभी ऑब्जेक्ट और एटमॉस्फेयर स्पेस में थ्रो हो जाएंगे। इसे एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर बचपन में आपने खेला हो कि मतलब एक पत्थर में धागा लपेट के उसे घुमाते हैं तो जितनी जोर से आप घुमाओगे आपको लगेगा कि पत्थर दूसरी तरफ को, बाहर की तरफ को खिंच रहा है। और अगर ज़्यादा तेज घुमा दिया, धागा कच्चा हुआ तो वो टूट जाता है और वो पत्थर टूट के बहुत दूर जाता है, किसी का खोपड़ा भी खोल देता है। जबकि आप तो उसे अपनी तरफ खींच रहे थे लेकिन वो गया दूर। ऐसा क्यों हुआ? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ही कारण होता है। और जब आप स्लो घुमा रहे थे उसे तब इतना इफेक्ट नहीं डाल रहा था, लेकिन जितना आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी उतना ही फोर्स ज़्यादा बढ़ता जाएगा सेंट्रीफ्यूगल का, और पत्थर अगर धागा कच्चा हुआ है तो तोड़ देगा उसको और दूर जाके गिरेगा। तो सेम वैसा ही होगा कि अगर पृथ्वी बहुत तेज या लाइट की स्पीड से घूमने लग जाए तो जो एटमॉस्फेयर है वो भी अर्थ से दूर छिटक जाएगा और अंतरिक्ष में कहीं दूर चला जाएगा। सारी ऑब्जेक्ट भी एकदम पृथ्वी से एकदम छिटक के दूर दूर जाने लगेंगी। और क्या होगा कि लाइट स्पीड पे रोटेट करने से डे और नाइट साइकिल प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ के किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट लाइट या डार्कनेस रहेगी। क्योंकि जहाँ नहीं पड़ पा रही है लाइट वहाँ तो कभी नहीं पड़ेगी, और जहाँ पड़ रही है वो इतनी तेज रोटेट कर रही है अर्थ कि जैसे ही सूरज उधर से मतलब कि अर्थ घूमी तो धूप उधर से गायब हुई, तुरंत दोबारा से रोटेट कर गई है अर्थ, तो उधर से धूप कभी गायब हो ही नहीं पा रही है, तो कांस्टेंट लाइट रहेगी। और क्या हो सकता है? तो रोटेशन की वजह से अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ग्रेविटी सिग्निफिकेंटली इफेक्ट होगी, लीडिंग टू इनस्टेबिलिटी इन प्लैनेटरी ऑर्बिट्स। और हमारी जो ग्रेविटी है, हमारी जो ग्रेविटेशनल पावर है, उससे कई और प्लैनेट्स भी बंधे हुए हैं। मून जैसे हमारा है वो बंधा हुआ है सैटेलाइट, और उसके अलावा और भी काफ़ी प्लैनेट्स पर इफेक्ट पड़ता है, तो वो भी उनका भी ये ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट करेगा। उनके ऑर्बिटेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली स्पेस में डिसिपेट हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, दूर चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा एक तरह से। और लाइफ फॉर्म्स सफोकेट हो जाएगा बिना एयर के। जब एयर नहीं होगी तो लाइफ कैसे रह सकती है? उसके बाद है कांस्टेंट एक्सपोजर टू सनलाइट और कंप्लीट डार्कनेस से एक्सट्रीम टेम्परेचर डेवलप होंगे। एक साइड बॉइलिंग हॉट होगा और दूसरी साइड फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएगी। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वही चीज़ है कि जो साइड सन की तरफ होगी वो हमेशा के लिए सनलाइट रिसीव करेगी, जिसके कारण कांस्टेंट एक्सपोजर बहुत हाई टेम्परेचर लीड करेगा, शायद हंड्रेड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस तक। इतनी एक्सट्रीम हीट की वजह से ये साइड इनहेबिटेबल हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि जो मैंने डार्कनेस बताई थी कि हमेशा के लिए डार्कनेस होगी, वो कैसे होगी? तो जो साइड सन से दूर होगी वो हमेशा डार्कनेस में रहेगी, जैसे कि पोल वगैरह हो गई, और बिना सनलाइट के टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो हो जाएगा, जैसे मून के डार्क साइड पे जो -173 डिग्री सेल्सियस तक रीच करता है। इतनी एक्सट्रीम कोल्ड भी लाइफ को इम्पॉसिबल बना देगी। और मैंने जैसे बताया था कि एटमॉस्फेयर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो बिना एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर और भी सेवियर हो जाएगा, मतलब सख्त या कठोर हो जाएगा, क्योंकि कोई थर्मल रेगुलेशन नहीं होगी। एटमॉस्फेयर काम करता है एक ब्लैंकेट की तरह जो हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। बिना उसके हीट और कोल्ड इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। डे साइड और नाइट साइड के बीच
जो टेम्परेचर डिफरेंस से एक्सट्रीम थर्मल ग्रेडियंट्स बनेंगे। अगर कुछ एटमॉस्फेयर बचा तो सेवियर वेदर पैटर्न्स बनेंगे और विंड्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पर आवर तक रीच कर सकती है। जैसे एयर हॉट साइड से कोल्ड साइड तक मूव करेगी और एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। साथ ही मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड भी बर्बाद हो जाएगी। तो वो कैसे होगी? तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मोल्टेन आयरन और निकल के मूवमेंट से जनरेट होता है आउटर कोर में, जिसे जियो डायनेमो कहते हैं। ये मूवमेंट पार्शियली अर्थ की रोटेशन से ड्रिवन होता है। लाइट स्पीड पे एक्सट्रीम सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस मोल्टेन मेटल्स के फ्लो को डिसरप्ट कर देंगे कोर में, और नॉर्मल कन्वेक्टिव करंट्स जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं ऑल्टर या स्टॉप हो सकती है, लीडिंग टू कोलैप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे काम होते हैं तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। जैसे मैग्नेटिक फील्ड शील्ड का काम करता है हार्मफुल सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन से। बिना इसकी प्रोटेक्शन के अर्थ सरफेस हाई एनर्जी पार्टिकल से बॉम्बारमेंट होगा और जो रेडिएशन है वो भी इंक्रीज्ड हो जाएगा। साथ ही मैग्नेटिक फील्ड एटमॉस्फेयर को भी प्रोटेक्ट करता है सोलर विंड से स्ट्रिप होने से। बिना इसके सोलर विंड एटमॉस्फेयर को ग्रेजुअली इरोड कर देगी, जिससे थर्मल रेगुलेशन और एसेंशियल गैसेस जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एस्केप कर जाएंगे। और इन सब के कारण क्या होगा कि इंक्रीज रेडिएशन और एटमॉस्फेयर का लॉस अर्थ को अनइनहेबिटेबल बना देगा। सभी लाइफ फॉर्म्स, सभी की बात हो रही है यहाँ पर, ह्यूमन क्रिएचर्स और एनिमल्स जो भी हैं, लीथल रेडिएशन लेवल से एक्सपोज्ड होंगे और बिना एटमॉस्फेयर के ब्रीदेबल एयर और मॉडरेट टेम्परेचर्स एलिमिनेट हो जाएंगे जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। इसी के साथ सिस्मिक एक्टिविटी होंगी, मतलब इतनी फास्ट रोटेशन से टेक्टोनिक प्लेट्स वायलेंटली मूव करेंगी, जिसके कारण मैसिव अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे। लाइट स्पीड पे टाइम डायलेशन इफेक्ट होगा जो टाइम परसेप्शन ड्रास्टिकली ऑल्टर करेगा। टाइम फॉर रोटेटिंग अर्थ ऑब्जर्वर्स इनफाइनाइटली स्लो हो जाएगा कंपेयर टू आउटसाइड ऑब्जर्वर्स। ये जो पॉइंट है इसे एक्सप्लेन करते हैं इसमें रिलेटिविटी इफेक्ट्स, जिसमें टाइम डायलेशन आता है। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड के करीब मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम स्लोअर हो जाता है कंपेयर टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ये आपने जो फ्लैश सीरीज होती है या मूवी होती है उसमें भी देखा होगा कि फ्लैश तेज भागता है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है, लेकिन बाकियों के लिए टाइम नॉर्मल तरीके से ही वर्क कर रहा होता है। तो इसी फेनोमेनन को टाइम डायलेशन कहते हैं। मतलब तुम्हारे लिए टाइम किसी और तरीके से व्यवहार कर रहा है, किसी और के लिए वो किसी और तरीके से व्यवहार कर रहा है। तो अगर अर्थ लाइट स्पीड से रोटेट करने लगे तो अर्थ पे रहने वाले लोगों के लिए टाइम इनफाइनाइटली स्लो हो जाएगा कंपेयर टू आउटसाइड ऑब्जर्वर। अगर स्पेस में से कोई हमें देखे तो अर्थ के लिए 1 सेकंड बाहर के ऑब्जर्वर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम के बराबर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो स्लो हो गया है, बाहर वाले के लिए स्लो नहीं हुआ है। और इसका इफेक्ट हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे एस्ट्रोनॉट जो फास्ट मूविंग स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं उनके लिए टाइम थोड़ा स्लो होता है कंपेयर टू अर्थ के लोगों के लिए, पर ये इफेक्ट बहुत ही स्मॉल है, ये रियल लाइफ स्पीड पर है, इसलिए हमें उतना इसका इफेक्ट पता नहीं चलता है। पर अगर यही जो मूवमेंट है लाइट स्पीड पर पहुंच जाए तो क्लियरली हमको दिखाई देगा फ़र्क। अर्थ जो है लाइट स्पीड से रोटेट कर रही होगी तो एक दिन जो अर्थ के लोगों के लिए नॉर्मल लगता है वो बाहर के ऑब्जर्वर के लिए बहुत लंबा टाइम का होगा। और ये प्लेनेट के मूवमेंट पर डिपेंड करता है, जितना उसका मूवमेंट तेज होता जाएगा बढ़ता जाएगा उतना ये डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। और इसका प्रभाव केवल पृथ्वी तक ही सीमित होगा। ऐसा नहीं है कि हम बहुत तेज घूम रहे हैं तो औरों के लिए भी टाइम कुछ अलग तरीके से व्यवहार कर रहा हो, क्योंकि देखो अदर प्लेनेट कोई तेज घूमता है बहुत, कोई स्लो घूमता है, तो उससे हमें कोई अंतर महसूस नहीं होता है। इंटरस्टेलर मूवी में भी ये क्लियर बताया गया है, काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया है। थोड़ा सा कंक्लूजन में समझते हैं कि जैसे टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा लेकिन आपको फील नहीं होगा कि आपके लिए टाइम स्लो हो गया है, लेकिन बाहर के जो ऑब्जर्वर हैं उनको आपका जो मोशन है सब कुछ है वो स्लो दिखाई देगा, लेकिन उनका जो टाइम चल रहा होगा वो उनको नॉर्मली चल रहा होगा, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन जब आप मिलोगे, मान लो कि जैसे कि उसमें मिलते हैं मूवी में, जब मिलते हैं तब उसको लगता है कि अरे यार ये तो बूढ़ी हो गई है, तो जब मिलोगे तब पता चलेगा कि टाइम का कितना अंतर आया है। उससे पहले दोनों के लिए टाइम नॉर्मली चल रहा होता है। जैसे कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक प्लेनेट था जहाँ पर जो 1 साल है वो पृथ्वी का 1 दिन के बराबर है। तो अगर वहाँ कोई रहता तो क्या उसे ऐसा लगता कि नहीं यार हम तो बहुत तेज घूम रहे हैं, हमारा टाइम है, अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है? नहीं, उनको नहीं लगता। लेकिन जब वहाँ का कोई बंदा यहाँ के बंदे से आके मिलता तब उसे महसूस होता कि इनके यहाँ थोड़ा सा अलग तरीके से काम कर रहा है। होप सो आप थोड़ा समझ गए होंगे। टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि टाइम का फ्लो रिलेटिव होता है
और ऑब्जर्वर के स्पीड और ग्रेविटेशनल फील्ड पे डिपेंड करता है। जब कोई चीज़ किसी पे डिपेंड होती है तो उसे कह देते हैं रिलेटिव है ये। इसके अलावा भी कुछ हमें इफेक्ट दिखाई देंगे, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंसेस की वजह से अरोरा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो जाएगा। ये फेनोमेनन एटमॉस्फेयर के स्ट्रिप होने से और भी ज़्यादा कॉमन हो सकता है। और जैसा मैंने बताया था कि एक्सट्रीम रोटेशन फोर्सेस से अर्थ का क्रस्ट और मेंटल वॉलेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण जियोलॉजिकल अपहीवल्स होंगे, यानी कि उथल पुथल हो जाएगी, जैसे न्यू माउंटेन्स फॉर्मेशन और मैसिव रिफ्ट वैलीज, ये सब होगा। ओशियन पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। मतलब ओशियन पर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस से सरफेस से टीयर हो सकते हैं और स्पेस में इजेक्ट हो सकता है पूरा पानी। अगर कुछ पानी बच भी जाता है तो ओशियन के करेंट्स और टाइड्स कम्प्लीटली डिसस्टेबलाइज हो जाएंगे। और जब हमने सब चीज़ पे इफेक्ट देख लिया तो क्या ह्यूमन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो इतने हाई रोटेशन स्पीड पे ह्यूमन बॉडीज़ पे इमेंस स्ट्रेस होगा बिना एटमॉस्फेयर के और रेडिएशन एक्सपोजर ऑफ और लैक ऑफ प्रेशर से ह्यूमंस इंस्टेंटली पेरिश हो जाएंगे, मतलब नष्ट हो जाएंगे। हाई स्पीड रोटेशन से गैसेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, लीडिंग टू पॉकेट्स ऑफ हाई एंड लो प्रेशर। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ब्रीदिंग और वेदर पैटर्न्स को और भी अनस्टेबल बना देगा। हाई स्पीड रोटेशन और मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंसेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सैटेलाइट और ग्राउंड बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स हो जाएंगे। इतनी फास्ट रोटेशन से फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्सट्रीम हीट जनरेट करेंगे। अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर रैपिडली हीट अप हो जाएंगे, लीडिंग टू फर्दर इनस्टेबिलिटी। मतलब जब इतनी तेज घूमेगी अर्थ तो आप सोच ही सकते हो कितनी कोलिजन होंगे, मतलब टकराएंगे अणु एक दूसरे से, मिट्टी के पार्टिकल्स और सभी चीज़ें टकराएंगी तो उनसे कितनी हीट निकलेगी। और कोलिजन इतना ज़्यादा और इतना कंटिन्यूअस, मतलब इतना मैसिव होगा कि हर चीज़ मुझे लग रहा है टूट के छोटे छोटे अणुओं में ही विभक्त हो जाएगी। जो विजुअल इफेक्ट्स है उसमें भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। मतलब अर्थ के हाई स्पीड रोटेशन के कारण स्काई का अपीयरेंस ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। स्टार्स और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स स्ट्रीक्ड लाइन में अपीयर होंगे इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड पॉइंट्स। और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि सभी स्ट्रक्चर तो तबाही हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसके अलावा आपको क्या लगता है और क्या क्या हो सकता है, कमेंट करके बताना। अगर आपको जानना है कि ब्लैक होल में गिरने पर क्या होता है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आई बटन में मिल जाएगी। साइंटिस्ट को ऐसा एलियन पावर प्लांट मिला है जो 7 सन की एनर्जी को सोख रहा है। क्या ये एक डायसन स्फीयर हो सकता है? ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, चैनल चेकआउट कर सकते हो।